ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। अब देखें हम गॉस नियम के अनुप्रयोग। हम लोगों ने इसके पहले तक गॉस प्रमेय क्या है और गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन यहां तक का पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब हमारा अगला लेक्चर है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस नियम क्या था हमारा? किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये किसका नियम है? किसी भी आकार के बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो और गॉस के नियम का पालन करता हो, गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसमें हमें आता है अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये डेरिवेशन, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। ये मान लीजिए हमारा एक अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है, ध्यान देना, और एक समान रूप से क्या है? आवेशित है, धनावेशित है। बात समझ आ रही है आपको? एक समान रूप से आवेशित है। अब मान लीजिए इससे किसी दूरी पर, यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कौन से पॉइंट पर? पी पर। इसका नाम एल है। ये जो आवेशित तार है इसका नाम क्या है? एल। लंबाई एल नहीं है, इसका नाम एल है। और इससे आर दूरी पर ये पॉइंट है, आर दूरी पर, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी एक निश्चित लंबाई, मान लीजिए स्मॉल एल लंबाई को अक्ष मान के और आर को त्रिज्या लेकर एक बेलन की कल्पना करेंगे। काय की कल्पना करेंगे बच्चों? एक बेलन की। इस टाइप से हम एक बेलन की कल्पना करेंगे। ये मैंने एक बेलन की कल्पना की, ये ले लो, ठीक है ना। तो बताइए बिंदु P कहां पर होगा? इस बेलन के पृष्ठ पर। कहां पर होगा? इस बेलन के पृष्ठ पर। क्लियर है ना। अब मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये जो बेलन है इसकी मैंने लंबाई कितनी मानी है? स्मॉल एल इसकी लंबाई है। उसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। बात समझ आई ना। अब इस बेलन के हम 3 भाग करेंगे। एक ऊपर का वृत्तीय पृष्ठ, इसको नाम दे देंगे S1 ऊपर वाला पार्ट। साइड वाला जो वक्र पृष्ठ इसको नाम दे देते हैं S2 और नीचे वाला S3। तो इस बेलन के हमने कितने पृष्ठ कर लिए? 3 पृष्ठ कर लिए, ठीक है। अब हम इन तीनों पृष्ठों से संबंधित कुल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना है विद्युत फ्लक्स, और फिर हम लगाएंगे गॉस प्रमेय। फिर हम गॉस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे कि कितना उसके साथ फ्लक्स है, तो फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो मैंने चित्र में बनाया है, यही चित्र को बनाना है। अब इसी को मुझे थ्योरी में लिखना है। तो पहले हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बना दें, ठीक है। जब आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाई थी तो समय बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कहाँ हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, ऐसी। क्यों? ताकि इसके लंबवत है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये चालक है तो इसकी लंबवत ऐसे निकलेगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ये इस टाइप से होगी। फोकस कर रहा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये वक्र पृष्ठ के लंबवत है और वृत्तीय फलकों के समांतर है, क्योंकि वृत्तीय फलक ऐसे है ना, और विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है, तो दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, ये वृत्तीय फलकों S1 और S3 के समांतर है और S2 के कैसा है? अभी लंबवत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ना बात। अब चलिए अब अपन आते हैं, सबसे पहले थ्योरी क्या लिखेंगे। तो माना L एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, ठीक है ना, और जो एक समान रूप से आवेशित है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इस तार की स्मॉल एल लंबाई को अक्ष मानते हुए एक R त्रिज्या के बेलन की कल्पना करते हैं या R त्रिज्या का बेलन खींचते हैं, ठीक है ना। स्पष्टतः बिंदु P इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित होगा। क्लियर बात है ना। इससे संबंधित फ्लक्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको 3 भागों S1,
S2 और S3 में बांट लेते हैं। सममिति अनुसार विद्युत क्षेत्र E वक्र पृष्ठ के अभिलंबत बाहर की ओर निर्दिष्ट होगा। कहां पर बाहर निर्दिष्ट होगा? बाहर की ओर निर्दिष्ट होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इन तीनों। तो S1 पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा? S1 गोलीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स किससे? S1 से। तो कितना होगा S1 से संबंधित विद्युत फ्लक्स? तो होगा E S cos थीटा। कितना होगा? तो E इंटू S1 इंटू cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो 90 होगी, 90 होगी, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में देखना, उसमें मैंने बताया है अगर विद्युत क्षेत्र और तल दोनों एक दूसरे के समांतर है। कैसे हैं? ये मान लीजिए कोई तल है, ये विद्युत क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो एंगल किसके बीच में नापा जाता है? एंगल नापा जाता है अभिलंब के बीच में। तो 90 का हो जाएगा। तो इन दिस केस थीटा की वैल्यू क्या होगी? माने अगर विद्युत क्षेत्र तल के समांतर है तो थीटा 90 लिया जाता है, और अगर विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत है तो थीटा 0 लिया जाता है। तो इस स्थिति में कितना आ जाएगा ये फ्लक्स? इसको मैं φ1 नाम दे देता हूं, φ1। तो आ जाएगा हमारे पास E इंटू S1 इंटू cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होती है। टोटल कितना हो गया? और वैसे भी अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो उससे संबंधित फ्लक्स 0 होता है। समझ में आ गई ना बात? अब देखें S2 पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसको मैं φ2 मान लेता हूं। ये हो जाएगा E इंटू S2 इंटू cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है? 0 लेनी है। तो ये कितना आ जाएगा? E इंटू S2 इंटू cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यह आ जाएगा E इंटू, क्लियर है ना? अच्छा, S3 से संबंधित कितना होगा? हाँ, S3 पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, इसको नाम दे देते हैं φ3। तो कितना होगा जल्दी बोलो? E इंटू S3 इंटू cos थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होनी है? 90 डिग्री। तो यह आ जाएगा E इंटू S3 इंटू cos 90। तो E इंटू S3 इंटू 0 बराबर कितना हो गया? इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, इसको नाम दे देते हैं फाई। तो कितना होगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो 0 प्लस ES2 प्लस 0। फाइनल आंसर क्या आएगा? S2 की वैल्यू कितनी होगी? S2 की वैल्यू होगी 2 पाई RN। S2 क्या है? बेलंक वक्र पृष्ठ। तो बेलंक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH, देखो वहां H नहीं है, हमारी लंबाई कितनी है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये वैल्यू यहाँ पर लिख दो। तो आंसर क्या मिला? E इंटू, इसको दे देते हैं इक्वेशन। ये फ्लक्स हमने कैसे निकाला? कैलकुलेशन से। अब लगाएंगे गॉस प्रमेय। अब क्या लगाएंगे? अब गॉस प्रमेय कब लगती है? जब हमें ये पता हो इसके अंदर कुल आवेश कितना है। तो इस पर तो बहुत ज्यादा आवेश है, मुझे केवल कौन सा आवेश चाहिए? जो इतनी लंबाई पर है, इतने में कितना आवेश है। तब हम मान लेते हैं कि माना तार पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। कितना है? लैम्डा कूलाम प्रति मीटर। इसका मतलब होता है कि 1 मीटर में लैम्डा आवेश है। समझ आ गई ना बात? 1 मीटर में। और इसकी लंबाई कितनी है? L है।
कितनी है? तो एल लंबाई में कितना आवेश होगा, इसलिए स्मॉल एल लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, इसका गुणा कर दो, ये है 1 मीटर पर, तो एल मीटर पर कितना आएगा, कितना आएगा, इसको अपन क्यों नाम दे देते हैं, लैम्डा इंटू एल। एक लंबाई पर कितना है लैम्डा, तो 2 लंबाई पे 2 लैम्डा, 3 लंबाई पे एल लंबाई पर। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। एक बार फिर से सुनिए, किसी तार की इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। किसको कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व? किसी तार की इकाई लंबाई पर, जैसे 100 सेंटीमीटर पर इतना है तो 1 सेंटीमीटर पर कितना है, 50 मीटर पर कितना है तो 1 मीटर पर कितना है, उसको बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। तो आवेश की रेखीय घनत्व आपकी बुक में लैम्डा लिखा गया है, तो लैम्डा सी मतलब यहाँ कूलाम है, कूलाम पर मीटर है, ठीक है ना। तो एल लंबाई पर आवेश की मात्रा इतनी हो जाएगी, तो ये एल लंबाई कहां पर है, इस बेलन के अंदर, तो बेलन के अंदर भी इतना ही आवेश कहलाया, नहीं कहलाया, तो आप गॉस प्रमेय लगा दो, तो यहां लिखेंगे गॉस नियम से या गॉस प्रमेय से बेलन से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये किसके नियम से निकला, क्यू का मान लिख दो, क्यू का मान क्या है 1/ε0 इंटू लैम्डा एल, इसको दे दो इक्वेशन 2। ए वाला फ्लक्स किससे निकाला था, कैलकुलेशन से। ए वाला फ्लक्स किससे निकाला, दोनों इक्वल होंगे भाई, कैलकुलेशन का तरीका अलग है, लेकिन फ्लक्स तो जितना था उतना ही रहेगा, तो दोनों की क्या कर दो, तुलना कर दो। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, चलिए दोनों की तुलना करते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, E इंटू 2πRL इक्वल टू 1/ε0 इंटू, अब ये E की वैल्यू चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, तो ये बटे में ले जाओ, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/2πε0 इंटू R इंटू एल, और यहाँ पर क्या है लैम्डा इंटू एल, नहीं आएगा 2πRL, 2πRL ε0 पहले से था, अब एल से एल क्या हो गया, तो आंसर कितना आएगा बताओ, लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, ये आ गया हमारा आंसर, ये आंसर है, ठीक है ना। तो किसी अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, इतनी होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक में गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। पहला आपको बता दिया मैंने, अनंत लेखी आवेश के कारण अनंत लंबाई के, अब आ रहा है एक समान आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा एप्लीकेशन है, और दोनों में से कोई एक आपको परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। अब ये देखिए कैसे करना है, ये मान लीजिए एक अनंत समतल चादर है और इसका प्रसार अनंत है, पर मैं कुछ भाग इसका बना लेता हूँ, ठीक है ना। और ये एक समान रूप से क्या है, बोलो बच्चों, एक समान रूप से आवेशित माने धनावेशित है, एक समान रूप से धनावेशित है। पूरी बातें ध्यान से नोट करते जाना दिमाग में, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है, वो थ्योरी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या करना पड़ेगा। तो एक अनंत समतल चादर है, ठीक है ना। अब मुझे इसके समीप मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट की चादर से जो दूरी है, इस चादर से जिस पॉइंट की दूरी है वो मान लीजिए R है, कितनी है बच्चों, R दूरी पर ये पॉइंट P है, इतना समझ गया ना।
अब यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें गॉस प्रमेय लगाना है, और गॉस प्रमेय कौन से पृष्ठों में लगती है? बंद। तो बंद पृष्ठ चाहिए पड़ेगा। तो बंद पृष्ठ की कल्पना करने के लिए हम क्या करते हैं, चादर के दूसरी ओर, ये चादर मान लो ऐसी रखी है, तो जो पी पॉइंट बाहर है, अब मैं कहा ले रहा हूं, पीछे। कहां पर ले रहा हूं? तो चादर के दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर एक और बिंदु ले लेते हैं, एक और बिंदु। इस बिंदु को मैंने नाम दिया पी डैश। ये कहां पर है? चादर के दूसरी ओर। अगर पहला वाला आगे साइड है तो दूसरा वाला कहां पर है? पीछे साइड। ठीक है ना? तो पीछे वाले हिस्से को हम डॉटेड बना देंगे ऐसे। ठीक है ना? जितनी दूरी पर आगे वाला है उतनी दूरी पर कौन सा है? पीछे वाला है। अब मैंने पी डैश दोनों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना की। काय की कल्पना की है? बेलन की। ध्यान देना ये बेलन में कैसे बना रहा हूं। ये ठीक है। अब यहां पर बना देते हैं पी पॉइंट को। लो ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बेलन। बेलन का आधा हिस्सा कहां पर है? आगे साइड। शेष आधा हिस्सा बिंदु पी कहां पर है? इसके वृत्तीय फलक पर। कहां पर है? ये बातें समझ में आ रही हैं? सबके समझ में आ रही हैं? अब जरा सोच करके बताओ, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर के लंबवत निकलेगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकलेगी? ऐसी निकलेगी, ई की दिशा। बाहर की ओर ऐसे ही कहां पर निकलेगी? पीछे की ओर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी, इस टाइप से। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। बाहर की ओर भी ऐसी होगी और पीछे की ओर भी ऐसी होगी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अब जितना भाग बंद है यहाँ पर चादर का, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, इतना भाग। भाई जितना इसका वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल होगा, जैसे बेलन है, ये बेलन का कौन सा फलक है? वृत्तीय फलक। वृत्तीय फलक के बराबर भाग चादर का यहाँ बंद हुआ, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर उतना क्षेत्रफल बस हमें चाहिए पड़ेगा, वो कितना है। ठीक है ना? अब हम इसकी थ्योरी को बोल देते हैं कि माना एस एक अनंत है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा कूलाम प्रति स्क्वायर मीटर है। आप इसके पृष्ठीय घनत्व को स्मॉल सिग्मा लिखते हैं। स्मॉल सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है किसी कोई क्षेत्र है, आवेशित है प्लेन, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पे कितना आवेश होगा? तो किसी समतल के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो माना इस चादर पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना है? ये स्मॉल सिग्मा बना है, स्मॉल सिग्मा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है ना? इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हमने चादर के दूसरी ओर आर दूरी पर ही एक और बिंदु पी डैश, ठीक है ना, लिया, और पी डैश को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानते हुए एक बेलन की कल्पना की। ठीक है ना? स्पष्ट बिंदु पी और पी डैश इस बेलन के वृत्तीय फलक पर स्थित होंगे। कहां पर होंगे? और सममिति अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर निर्दिष्ट होगी। अतः यह वृत्तीय फलक के लंबवत और वक्र पृष्ठ के समांतर होगी इस बेलन के। तो वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 होगा नहीं होगा? और वृत्तीय फलक से संबंधित पृष्ठ पे फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा। तो बताइए, अगर मैं मान लेता हूं कि माना मैं बेलन के प्रत्येक वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल ए है। क्या है? ए है। तब बेलन से संबंधित
बेलन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई बराबर E इंटू ए प्लस E इंटू ए। ये कहां से आया भाई? इसका क्षेत्रफल कितना माना अपन ने? ए। इससे संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए। और इससे संबंधित फ्लक्स भी कितना होगा? ई ए। तो ई ए इसका भी होगा और ई इंटू ए इसका भी होगा, तो कुल कितना हो जाएगा? 2E इंटू ए, 2E हो जाएगा। समझ आ गया ना बात? इसको दिया जाता हूं क्वेश्चन नंबर कितना, सबको समझ आ गया? ठीक है ना। अब अपन ने क्या माना था इस पर? आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर कितने दिया था ना। तो इसके अंदर कितना क्षेत्रफल बंद है? ए। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अब चूंकि चादर पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना है? सिग्मा है। कितना है? अतः क्षेत्रफल ए में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? आवेश की मात्रा हो जाएगी Q बराबर सिग्मा इंटू ए। कितनी हो जाएगी भाई? सिग्मा का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश, 2 में 2 इंटू सिग्मा, 3 में तो ए में। अब लगा दो गॉस प्रमेय, तो गॉस नियम से बेलन से संबंधित विद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू की वैल्यू लिखो, 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए। इसको देते हैं समीकरण नंबर। अब ये समीकरण 1 में निकाला था मैंने कैलकुलेशन से फ्लक्स, और ये वाला निकाला है गॉस प्रमेय से। दोनों को क्या कर दूं? कंपेयर कर दो। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2E इंटू ए बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन, हमें क्या की वैल्यू निकालना है? तो 2A को पक्षांतर कर दो, तो E बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू ए अपॉन ε0 इंटू 2A। ए से कैंसिल, तो E इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा अपॉन 2ε0, ये निकल आया। तो आवेश चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2ε0। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या है? माने एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है उसकी मात्रा को बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ये हमारे पास है आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को समझ में आ गई होगी।